हेलो वेलकम स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड है, मानव भूगोल यूनिट सेकंड चल रही है। इसमें टॉपिक है मानव प्रजातियां। मानव प्रजातियों में नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है परीक्षा में, गौड़ या मुंडा जनजाति के लोगों की शारीरिक बनावट, अर्थव्यवस्था, भोजन, व्यवसाय तथा सामाजिक व्यवस्था पर विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी जो गौड़ या मुंडा जनजाति है तो इसमें से एक का वर्णन कर रहा है। यहाँ पे हम कर रहे हैं गौड़ जनजाति का। अब देखो गौड़ जनजाति, देखो इसका जो निवास क्षेत्र देखो, पहला पॉइंट है गौड़ जनजाति का, वो है निवास क्षेत्र। गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी जनसंख्या 2001 में इनकी जनसंख्या 80 लाख से अधिक हो गई थी। 80 लाख से अधिक थी, जो अब तक लगभग 1 करोड़ है। अब वर्तमान अब तक 1 करोड़ हो गई है। गौड़ जनजाति का भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 2001 में इनकी संख्या 80 लाख थी, जो अब लगभग 1 करोड़ हो चुकी है। प्राचीन गौड़ राजाओं के वंशज मानते हैं। ये राजाओं के वंशज है, राजाओं के वंशज माने जाते हैं। ये प्राचीन राजाओं के वंशज माने जाते हैं तथा दक्षिण में कर्नाटक से लेकर ये आंध्र प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक से लेकर ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल में फैली में। गौड़ जनजाति कई वर्ग मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पठारी भाग में भी पाए जाते हैं तथा उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी भाग में भी कुछ गौड़ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में विशेषकर बस्तर पठार में, यानी मध्य प्रदेश में कहां पे, बस्तर पठार के आसपास, बस्तर पठार में पाए जाते हैं। इनके मुख्य वर्ग मरिया, मुरिया, इनके जो मुख्य वर्ग है वो देखो मैं मिटाता हूं उनको। इनके मुख्य वर्ग है, इनके मुख्य वर्गों की बात की जाए तो है मरिया, मुरिया तथा बर्जा, बटरा, गढ़वा और हालवा तथा डाकर है। मारिया, मुरिया, बर्जा, बटारा, गढ़वा, हलवा, डाकर आदि इनके मुख्य क्षेत्र है तथा आंध्र प्रदेश में गंजम और विशाखापट्टनम जिलों में सावोरा वर्ग तथा कुशत व केवट वर्ग के गौड़ रहते हैं। आंध्र प्रदेश में वो है गजम तथा विशाखापट्टनम जिलों में विशाखापट्टनम जिलों में
साओरा, साओरा वर्ग तथा कुरुस वर्ग, कुरुस और केवट, केवट वर्ग विद्यमान है। अब बात करते हैं इनकी बस्तियों की, सेटलमेंट के। अब बात करते हैं इनकी बस्तियों की। बस्तियां गोंड लोगों के निवास के लिए नंगले तथा पल्ली और छोटे छोटे गांव होते हैं। इनकी जो पल्ली व छोटे छोटे गांव होते हैं, इनकी जो छोटी छोटी गांव होते हैं, इन्हें प्राय टोला कहा जाता है। गांव को है, गांव होता है, इन्हें टोला कहा जाता है। इनका जो गांव होता है उसे टोला कहा जाता है। टोला बसाने से पहले ढाल की दिशा, सूर्य प्रकाश तथा कृषि भूमि आदि का अध्ययन कर लिया जाता है। यानी जब इस टोला को बसाने से पूर्व सूर्य की रोशनी का तथा ढाल तथा कृषि भूमि आदि का अध्ययन करके बाद में इस टोला को बसाया जाता है। मकान लकड़ी, पत्थर तथा ईंटों के द्वारा बनाए जाते हैं। टोला के पास उपयुक्त स्थान पर युवक रह, जिन्हें दोतुल कहा जाता है, दोतुल कहा जाता है। जो युवक ग्रह होते हैं उन्हें दोतुल कहा जाता है। इनमें गांव के युवक तथा युवतियां रहती है। दोतुल के पास ही सरकारी कर्मचारियों तथा मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस होता है, जिन्हें कोसदूतल कहते हैं। कोसदूतल कहते हैं, कोसदूतल। इनमें सरकारी जो कर्मचारी वगैरह है उनके और मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस होता है, गेस्ट हाउस, उसे कोसदूतल कहते हैं। अब है इनके उद्यम तथा अर्थव्यवस्थाएं। इनका उद्यम व अर्थव्यवस्थाएं। इनका उद्यम व अर्थव्यवस्था, ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनके जीवन की आवश्यकताएं अत्यंत साधारण होती है। प्रत्येक गांव के निवासियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा आश्रय आदि की व्यवस्था उसी क्षेत्र के उत्पादन से हो जाती है। यानी इन लोगों का साधारण होते हैं। साधारण होते हैं तथा इनके लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और आखेट है। इनका मुख्य व्यवसाय होता है वो है कृषि व आखेट करना। कृषि और आखेट रहता है तथा कुछ लोग वनों की उपज भी इकट्ठा करते हैं तथा कुछ लोग वनों से प्राप्त होने वाली उपज है उसको भी इकट्ठा करते हैं। वनों से प्राप्त होने वाली उपज को भी इकट्ठा करते रहते हैं। कुछ पशुपालन करते हैं, कुछ जो बोर्ड है वो पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन का कार्य भी करते हैं और कुछ लोग मछली पकड़ने का पेशा भी करते हैं। इनके मुख्य उद्यम इस प्रकार है। अब देखो मुद्दे उद्यम है, उनमें आ जाए कृषि। तो कृषि में लेते हैं पहले दीपा कृषि। इनकी जो कृषि है वो है, पहली है दीपा कृषि। दीपा कृषि की बात की जाती है जिससे एक भूमि पर 2-4 वर्ष कृषि करने के बाद उस भूमि को छोड़ देते हैं और दूसरी भूमि पर कृषि कार्य करने लग जाते हैं तथा दूसरे प्रकार की कृषि पेड़ा कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो कृषि होती है उसे पेड़ा कहते हैं। दीपा कृषि ये क्या करते हैं, एक स्थान पर 2-4 साल के लिए कृषि की और उसको छोड़ देंगे। फिर बाद में पेड़ा कृषि होती है दूसरे प्रकार की।
तो दूसरी प्रकार की जो पेड़ा कृषि होती है, इसमें ये भी एक प्रकार की कृषि का ही प्रयाग है। अब दूसरा है, अगला है आखेट तथा आखेट करते हैं। अगला है मछुआ कर्म या नदियों, झीलों और तालाबों में होता है, यानी मछुआओं का जो कर्म होता है। तीसरा यानी मछली पकड़ने का कार्य होता है वो मछुआरे द्वारा, जिसको इस भाषा में मछुआ बोला जाता है। फिशिंग ये नदियों, झीलों, तालाबों में होता है। वनों की उपज इकट्ठा करना। और पशुचारण, पशुचारण क्या करते हैं, कुछ थोड़ी मात्रा में करते हैं। पशुचारण है, बहुत ही कम मात्रा में करेंगे पशुचारण। अब बात करते हैं दीपाकृषि। दीपाकृषि का विस्तृत यहाँ पे रूप है। जंगली जातियों अभी तक बहुत घुमक्कड़ बंजारा जीवन व्यतीत करती है और जंगल में इकट्ठी की गई लकड़ी, कंदमूल और जड़ी बूटियों का जीवन निर्वाह न होने के कारण विवर्त कृषि करती है। इनमें नई साफ की गई भूमि में कुछ वर्षों तक जोतने बोने के बाद छोड़ देते हैं, यानी कुछ दिनों तक तो ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद में वहां पे कृषि कार्य करते हैं। भूमि को साफ करके जोतने और कृषि कार्य करते हैं। इस जंग को दीपाकृषि बोला जाता है। तथा अब है पेड़ा कृषि। देखो जो सेकंड है वो पेड़ा कृषि। देखो बस्तर के पहाड़ी भागों में ढालों पर पेड़ा कृषि की जाती है। बस्तर जो क्षेत्र है, एमपी का बस्तर क्षेत्र है, इस बस्तर क्षेत्र में ये ढाल वाले भाग है, ढाल नुमा भाग है, उन पे ये कृषि की जाती है। इनमें दीपा और पेड़ा में कृषि में एक ही बात की समानता है कि प्रत्येक फसल उगने के बाद भूमि को 2 या 3 वर्षों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, यानी 2-3 वर्षों के लिए इस फसल को खुला छोड़ दिया जाता है, यानी करते नहीं है फिर, जिससे जंगली झाड़ियां में घास आदि उग सके और भूमि की जो उर्वरता उत्पादन सकता है, जो जब वापस भूमि रिचार्ज हो जाए, इसके लिए उसको 2-3 साल के लिए खुला छोड़ते हैं। जिन भागों में जल प्राप्त होता है वही ढालों से छोटी छोटी नहरें काटकर नीचे खेतों में की ओर लाई जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ढाल के नीचे वाले भागों में लकड़ी या लट्ठे रख दिए जाते हैं, यानी आर्द्रता बनाए रखने के लिए। आर्द्रता बनाए रखने के लिए भूमि में क्या करते हैं, लट्ठे वगैरह लगा देते हैं, तो उससे जल पानी भूमि रुक जाता है। भूमि संरक्षण की यह विधि मानव द्वारा वातावरण समायोजन का ही एक महत्वपूर्ण बुद्धिपूर्ण उदाहरण है, जिसे मनुष्य ने शताब्दियों के अनुभव से बाद सीखा है। यानी ये लोग क्या करते हैं, भूमि जो संरक्षण है, यानी उससे मिट्टी का कटाव भी नहीं लगता है, उसे रोका जाता है। अब वो देखते हैं मछुआ कर्म। मछुआ कर्म होता है वो देखो, कुरक, केवट तथा धीमर वर्ग के गौड़ लोग मछुआ कर्म द्वारा जीवन यापन करते हैं। बस्तर की सभी आदिम जातियां मछुआ कर्म थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य करती है, परंतु कुरुक वर्ग के मछुआ, कुरुक जो मछुआ होते हैं वो सबसे ज्यादा इस कर्म को करते हैं, यानी उनका पेशा बना लिया। ये लोग कृषि नहीं करते हैं, इसी कारण से मारिया वर्ग में पूर्णतः से भिन्न है। ये मारिया वर्ग से जो पूर्णतः भिन्न है। कौन? मछुआ वर्ग। अब बात करते हैं पशुचारण की। अगला है पशुचारण। पशुचारण में रावत वर्ग में भी गौड़ जाति का एक उपवर्ग है। रावत जाति में भी एक उपवर्ग है। यद्यपि विकसित प्रदेशों में रावत जाति ब्राह्मण और क्षेत्रीय दोनों वर्गों में होती है। रावत वर्ग का पेशा पशुपालन है। ये लोग गाय, बैल आदि दूसरे कृषक को बेच देते हैं, उनके बदले में दूध, दही, अनाज और अन्य वस्तुएं उनसे ले लेते हैं, यानी दूसरे व्यक्तियों को दे देते हैं तथा उनके बदले अन्य वस्तुएं ले लेते हैं और दूध, दही बेच देते हैं। अब देखो लघु कुटीर उद्योग, इनके जो उद्योग है वो देखो।
लघु कुटीर उद्योग, प्रत्येक गांव में 2 या 3 गांवों के लिए एक लोहार परिवार होता है, यानी 2-3 परिवारों के लिए एक लोहार परिवार होता है। वो इनके लिए जो लोहार व्यक्ति होता है वो खेतों में बहुत साधारण औजार बनाता है। वो क्या करता है इनके लिए औजार बनाता है। औजार बनाता है। उन लोगों में लोहार जाति कोई अलग जाति नहीं होती है, बल्कि उन्हीं गोड़ में किसी एक परिवार के लोग लोहार का पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं। यानी लोहार उन्हीं जो गोड़ जनजाति है, गोड़ जनजाति का ये परिवार होता है और अपना क्या करता है वो पेशा बना लेता है, इसी पे ही कार्य करता रहता है। आंध्र प्रदेश में जंगम और विशाखापट्टनम जिलों में सावरा वर्ग के बहुत से गोड़ परिवार छोटे कुटीर उद्योग है लगे रहते हैं, जिससे अरसी वर्ग के लोग हाथ में करके से कपड़ा बुनते हैं तथा कुदाल वर्ग से टोकरियां बनाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कुंदाल वगैरह से टोकरियां वगैरह तथा कपड़ा बुनते हैं। अब है इनके औजार और उपकरण देखो। औजार व उपकरण। औजार व उपकरण की बात की जाए तो गोंड लोगों ने के औजारों को बहुत सी साधारण बदे किस्म की होती है। बदे किस्म की होती है। स्थानीय लोग कृषि हलों में फलियां, फसल में दरातियां, हंसिए लकड़ी की काटने की दरातियां और लकड़ी की काटने की कुल्हाड़ी। देखो इनके पास हंसिया, दराती, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी तथा अन्य औजार अपने पास में रखते हैं। आखेट करने के लिए ये सीरे के बनाते हैं। आखेट करने के लिए लोग तीरों के सीरे बनाते हैं। लकड़ी के हल तथा लकड़ी के पुस्ते और आखेट कमाने के लिए लोग स्वयं बना लेते हैं, यानी आखेट करने के लिए स्वयं बनाते हैं। तीर वगैरह स्वयं बना लेते हैं। अब बात करते हैं इनके पशु बलियां। देखो पशु बलि लगाते हैं। पशु बलियों में ये क्या करते हैं, देखो ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलियां देते हैं। यानी देवी देवताओं को खुश करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं तथा इनके जो पुरख है, पुराने से पुरखों की प्रेत आत्माओं के लिए शांति, उनकी शांति के लिए भी बलि दी जाती है। इनके उपलब्ध उत्सव और नाच गाने भी होते हैं। इसी टाइम पर ये नाच गाने तथा उत्सव बनाते हैं। ऐसा लोग समझते हैं कि खेती पैदावार कई गुनी होगी और देवता दुष्ट होने के कारण इनकी जो है फसल नहीं होगी, ऐसा मानते हैं। इसलिए ये बहुत ही उत्सव मनाते हैं, नाच गान भी करते हैं और पशु बलियां वगैरह भी दी जाती है। अब देखो वस्त्र और आभूषण इनके। वस्त्र व आभूषण। वस्त्र और आभूषणों की बात की जाए, गौड़ लोग प्राय सूती वस्त्र, जो सूती वस्त्र है वो पहनते हैं। सूती वस्त्र पहनते हैं ये लोग तथा पास में किसी कस्बे में जाकर सूत और सूती कपड़े मोल ले आते हैं तथा सूती वस्त्र अपने गांव में तैयार कर लेते हैं। ये कपड़ा क्या करते हैं, कपड़ा मोल लेके आते हैं
तथा पास में ही अपने गांव में खुद तैयार कर लेते हैं, वस्त्र अपने गांव में तैयार कर लेते हैं। घुमाड़कर सौदागर भी फेरी लगाते हुए इनके गांव में कपड़ा बेच जाते हैं, यानी फेरी वाले से भी कपड़ा ले लेते हैं। फेरी वाले से कपड़े ले लेते हैं, यानी जो बेचने वाले होते हैं कपड़े उनसे भी ये ले लेते हैं। तथा अपनी चराई हुई भेड़ बकरियों ने इन्हें ऊन तथा बाल मिल जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, भेड़ बकरियों से ऊन मिल जाते हैं। ऊन से क्या कर लेते हैं, ऊन व बाल मिल जाते हैं। तो इनसे क्या करते हैं, वस्त्र यानी कंबल वगैरह बना लेते हैं, जो सर्दी ऋतु में इनके लिए काम में आती है। अब है स्त्रियां मूंगे और नकली मोतियों से बने आभूषण गले में पहनती है तथा हाथों में भी पहनती है। मूंगे तथा कोड़ियों की माला बनाकर एल्यूमिनियम की बालियां भी पहनती है। कंगों के बालों से सजाया जाता है। लड़कियां अपने बालों में जूड़े से सफेद बांस की बनी आधा दर्जन तक कंगे रखती है। कंगे का ही प्रयोग किया जाता है और शरीर पर चित्र खोदने का बहुत प्रचार है। शरीर पर चित्र गुदवाते हैं। शरीर पर ये लोग क्या करते हैं, चित्र गुदवाते हैं अलग अलग। अब है देखो इनकी श्रम मजदूरी और कबाड़ी प्रथा। श्रम मजदूरी तथा कबाड़ी। मजदूरी के बदले प्राय अनाज और कुछ रुपया दिया जाता है। खेती की नौकरी कभी कभी दास्ता के रूप में धारण की जाती है। यानी ये लोग क्या करते हैं, बड़े जमींदार होते हैं, उनके जो छोटे घरों में रहकर उनका जो बटाई पर कृषि कार्य वो भी कर लेते हैं। अतः बड़े कृषकों के पास ऐसे नौकर मजदूर है जो जन्म भर की किसान में नौकरी करते रहते हैं। यानी ये किसानों के पास चले जाते हैं और उनकी फसल वगैरह बो लेते हैं। कौन, गोड व्यक्ति, तो बड़े किसानों के पास ही जाकर और मजदूरी कर लेते हैं। जब कोई मजदूर अपनी बेटी का विवाह करता है या गांव पंचायत को जुर्माना देता है तो वह रुपयों की आवश्यकता समझता है और तय कर्जा लेता है किसानों से। इस कर्जे को वह कृषि सेवा द्वारा चुकाता है। अब किसी बड़े जमींदार से उसने अपनी लड़की या लड़की की शादी के लिए कर्जा ले लिया तो वो क्या करता है, उसके घर पे कृषि सेवा कार्य करता है और इस कृषि सेवा कार्य से ही वो क्या करता है, वो धीरे धीरे उतार लेता है। इस प्रथा को कबाड़ी मजदूर प्रथा कहते हैं। इसी प्रथा को कबाड़ी मजदूर प्रथा कहते हैं कि कर्जा उतारने के लिए क्या क्या कबाड़ करता है और वह अपनी जो कर्जा होता है उसको उतार देता है। अब किसान का कर्जा नहीं चूकता है तब उस ऋण का भार उसके बेटों के कंधों पर आ जाता है। उसका बेटा जीवन भर कबाड़ी रहकर अपने स्वामी कृषक की सेवा करता रहता है, अपने स्वामी के नीचे ही कार्य करता रहता है। जो कृषक उसका कबाड़ी मजदूर की मजदूरी के बदले में ज्वार, चावल, नमक, मिर्च, तंबाकू आदि मिलते हैं। कुछ रुपए भी मिलते हैं जिससे उसके कपड़े आदि का कार्य पूरा हो सके। अब कबाड़ी प्रथा में क्या होता है कि उस किसान के पास से उसको क्या करता मिलता है, थोड़ी खाना वगैरह भी मिलता है तथा उसके साथ में उनको वस्त्र वगैरह भी दिया जाता है और कुछ रुपए पैसे भी दिए जाते हैं कि उसका जीवन यापन हो सके अच्छी प्रकार से। इसके अलावा अब देखो, अब ये हो गई इनकी श्रम और मजदूरी। तो इनके तथा ये नित्य अन्य दूसरी जगहों पर कार्य करने के लिए भी जाते रहते हैं। यानी दूसरे क्षेत्रों में कहीं पे कार्य हो गया तो उनमें मटाई के रूप में कार्य करके और मजदूरी के रूप में भी करने लग जाते हैं कार्य, तो उनमें भी जाते हैं। अब देखो विकास एवं परिवर्तन। विकास व परिवर्तन। भारत में स्वतंत्र होने के पश्चात आदिवासी जीवन के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है और कबाड़ी प्रथा बंद कर दी गई है।
अब वर्तमान में इनके विकास के लिए क्या है, जो कबाड़ी प्रथा है वो बंद कर दी गई है। उसके स्थान पर इनको क्या है, पिछले 60 वर्षों से गोंड लोगों का निर्माण उद्योग को श्रमिक कार्य करने में बड़ी सुविधाएं मिली है। यानी इसके लिए इनको क्या है, बैंकों से लोन वगैरह दिया जा रहा है कि आप दूसरे जो क्षेत्र है, जो किसान वर्ग है, उन पे कार्य न करो, और उसके बदले में उद्योग वगैरह इनके लिए लगा दिए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में आदिम जातियों को लोग कोयला खानों, लोहा धातु की खानों तथा मैग्नीज आदि के अन्य उद्योगों में काम श्रमिक के तौर पर काम करने लगे हैं। भिलाई इस्पात निर्माण केंद्र तथा अन्य मशीन निर्माण केंद्रों में भी ये लोग श्रमिक का कार्य करते हैं। यानी ये लोग क्या है, जो लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग खान है तथा कोयला खान है तथा मैग्नीज खान है तथा इनमें ये लोग कार्य करने लग गए हैं धीरे धीरे। अब इसके बाद में जो भिलाई इस्पात निर्माण केंद्रों में तथा अन्य मशीनीकरण, जो भिलाई इस्पात निर्माण केंद्र है तथा अन्य क्षेत्रों में भी मजदूरी का कार्य, अब ये धीरे धीरे क्या है, नई तकनीक के संपर्क में आए हैं। नई तकनीक के संपर्क में आए हैं धीरे धीरे। नई तकनीक के संपर्क में आने से इन आदिवासियों की अर्थव्यवस्था में बड़ी उन्नति हुई है। संपर्क में आने से इन आदिवासियों की अर्थव्यवस्था में उन्नति हुई है। यानी बहुत ज्यादा अत्यधिक उन्नति इन्हीं की हुई है नई अर्थव्यवस्था के साथ में। निर्माण केंद्रों के समीप इनकी नई बस्तियां के रूप में बस गए हैं। यानी जहां पे निर्माण केंद्र है, निर्माण केंद्रों के पास ये बस्तियों के रूप में आकर बसने लगे हैं तथा जिनमें पास में इनके जिनमें अस्पताल, स्कूल तथा बाजारों तथा पंचायतों की भी स्थापना की गई है। नारी जीवन की कठिनाई भी कम हो गई है। यातायात का विकास होने से नगरों में संपर्क बढ़ गया है, जीवन अधिक सुखी हो गया है इनका। यानी परिवहन के साधन तथा पंचायत, स्कूल वगैरह सभी का विकास होने लग गया है। अब इनके परिवहन के साधनों का विकास, पंचायत का विकास तथा जो परिवहन के रास्ते हैं उनका विकास भी कर दिया गया है धीरे धीरे। और इनका जो भारत सरकार द्वारा है, इसको आपने लिख लिया होगा, भारत सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त होने लगे। भारत सरकार द्वारा इनको आरक्षण लाभ दिया गया है, जिसके कारण शिक्षा व सरकारी नौकरी क्षेत्र में, जिससे शिक्षा व सरकारी पंचायत पंचायत संख्या में गौण दृष्टिकोण होने लगे हैं, दृष्टिगोचर होने लगे। यानी इनकी जो अत्याधुनिक विकास है उसके आधार पर ये जो लोग हैं वो स्वतंत्र जीवन जीने लगे और अपनी आदिम जो जीवन शैली थी उसके ऊपर रहने लगे। यानी इनको राज्य सरकार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा धीरे धीरे
इनको बहुत अच्छी रूप में इनको व्यवसाय विकसित करने लग गई है। इनका जो अगर क्षेत्र की बात की जाए, इनका जो क्षेत्र है वो अत्याधुनिक क्षेत्र, अगर नक्शे में बात की जाए तो देखो, अगर इनके नक्शे में बात की जाए भारतीय क्षेत्र में तो जो मध्य प्रदेश वाला ये क्षेत्र, बीच वाला क्षेत्र, इसका जो मुख्य क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तो यहां पे ये मुख्य रूप से गौड़ जनजाति यहां पे लेके ये जो उत्तरी सरकार तक है, यहां तक इनकी कुछ रूप में ये पाई जाती है, बिल्कुल आदिवासी। तो इन्होंने जो अपना आदिमकालीन जीवन था इनको उठाया है, और साथ में ही तो आपको स्पष्ट रूप से भारत का मानचित्र बना के उसमें इसे जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश बस्तर वगैरह जो बस्तर भाग है मध्य प्रदेश का वो, तो यहाँ पे ये गौड़ मुख्य रूप से इस क्षेत्र में निवास करते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र में। तो यहाँ पे अन्य जो राज्य हैं उनकी सीमाएं टच होती है, इसलिए कुछ कुछ उनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम आज के लिए यहाँ पे आपकी बात बता दिए हैं। तो ये हो गया गौड़ जनजाति का जो मुख्य शारीरिक लक्षण थी, बनावट थी, तथा इसके अलावा इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, इन्होंने किस प्रकार से आदिम जीवन में मुख्य रूप से। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।